नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी दिसंबर 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी सवालों को जो है आज हम देखेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिया जाएगा और उसका आंसर मैं आपको समझाऊंगा, और जो मैं आपको समझाऊंगा आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा लिखा होता है कि अपने भाषा में उत्तर दे, अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो जो है वो शब्दों में हम लोग जो है अपने शब्दों में उत्तर देंगे और लाइव एग्जाम्पल देके जो है आपको हम समझाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे जो आपका पहला सवाल है भाग 1 का, वो है स्वतंत्रता क्या है, समझाइए। तो स्वतंत्रता क्या है हमने पढ़ा है BPSC 103 के पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी पार्टी का प्रचार करने के लिए, किसी को वोट देने के लिए, यानी आप पर किसी का अधिकार नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम इसको वोट मत दो, तुम ये धर्म मत अपनाओ, तुम ये मत खाओ, तुम ये मत पहनो, तुम ये भाषा मत बोलो, यानी आप नियंत्रण मुक्त हैं, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। तो इस पर जो है मैंने काफ़ी चर्चाएं की है, तो आपको जो है वो मतलब कि बताने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। अब स्वतंत्र बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या किन किन चीज़ों में मिलती है आपको स्वतंत्रता? फ्रीडम बोलने में, ठीक है, उसके बाद पहनने में। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है आप उस भाषा में जो है लिख सकते हैं। आप भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उसमें लिखा रहता है कि अपने भाषा शैली में, मतलब कि आप जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लिपि, आप अगर चाहते हैं आप उर्दू में दें तो उर्दू में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप फ्रीडम है आपकी, आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता का मार्क्सवादी सिद्धांत भी हमने पढ़ा है, तो ये क्या है आइए देखते हैं। देखिए, मार्क्सवाद का पहले मतलब जान लीजिए। मार्क्सवाद का मतलब होता है कि जो कार्ल मार्क्स की बातों को माने। एक बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, जो है अर्थव्यवस्था के दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग जो है वो मार्क्सवादी होते हैं। वर्तमान में कुछ देश ऐसे हैं जो मार्क्सवादी कंट्री हैं, कम्युनिस्ट कंट्री हैं। मार्क्सवाद को ही कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे चाइना हो गया, ठीक है, चीन की सरकार, रूस की सरकार, उत्तरी कोरिया की सरकार, क्यूबा की सरकार, तो इन देशों के अपने अलग नियम होते हैं। ये सभी मार्क्सवादी देश हैं और ये सभी उन देशों से अलग है जो लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी भारत, अमेरिका, ठीक है, ये सब जो देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सभी लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ के जो नियम होते हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी अलग होता है मार्क्सवादी देशों के नियम। तो स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक देश के लिए अलग है और मार्क्सवादी देश के लिए अलग है। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को किस प्रकार देखते हैं पता है? देखिए, जब भी हम किसी लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो उस लोकतांत्रिक देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि कोई एक बड़ा कंपनी आएगा और वो क्या करेगा कि अपना प्रभुत्व कायम करेगा। वर्तमान में अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, तो ये सभी बड़े बड़े क्या है, उद्योग हैं और उद्योगपति हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है राजनीति में हस्तक्षेप होता है, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस होता है हर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनी है, ठीक है, और सरकार इनकी चापलूसी करती है इन कंपनियों की। क्यों करती है? अब जैसे कि वर्तमान में 9,000 करोड़ का जो है वो पैकेज दिया गया बिहार के गवर्नमेंट को। तो ओबियसली कोई भी राज्य सरकार ये चाहेगी कि उनके वहाँ जो है वो अडानी का प्लांट बैठे, अंबानी का प्रोजेक्ट बैठे, टाटा का प्लांट बैठे। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं अडानी का, वो चापलूसी करते हैं, उनका उसमें कमीशन बधा रहता है, बहुत तरह के जो है वो होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि मार्क्सवादी कंट्री इस चीज़ को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते। वे सोचते हैं कि नहीं, सब चीज़ें सरकार के अधीन में होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी पूंजीवाद को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगा, समाज में एक क्या फैलेगा, असमानता का ये फैलेगा, ठीक है। असमानता कैसे? सरकार, अब मान लीजिए अडानी को खड़ा कर दिया जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए, तो सरकार पहले किसको प्रेफरेंस देगी? ओबियसली अडानी को देगी, क्योंकि अडानी पूंजीपति है, अडानी पूंजीवाद को समर्थन करता है, अडानी के पास बहुत पैसा है। तो मार्क्सवादी जो है इस चीज़ को नहीं देखते हैं। मार्क्सवादी सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति समान, सभी व्यक्ति को समान रूप से
जो है वो समानता दी जाए, सभी व्यक्ति को समान रूप से देखा जाए। वहीं पर मान लीजिए समाज में आपके गांव में 2 व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला है और बाकी के 8 व्यक्ति काफ़ी गरीब है, तो जो सरकार है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, वो पूंजीपति है, वो जो पैसा वाला है उसको क्या करेगा, उसको हर जगह पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, कहीं भी वो जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, गरीब को सम्मान नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे स्वतंत्रता का जो है, समानता की स्वतंत्रता जो है वहाँ पे वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी है वो इस चीज़ का विरोध करते हैं और उनके दृष्टिकोण में स्वतंत्रता का विचार है कि जब तक समाज के सभी वर्ग समान नहीं हो जाता हम स्वतंत्र नहीं हैं। यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं हम उनके अधीन हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अलगाव और मिलती जुलती अवधारणाओं पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अलगाव से मिलती जुलती 2 अवधारणाएं हैं। पहला है वस्तु कामुकता और दूसरा है विषयीकरण। इन दोनों को हम जानेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि जो अलगाव से मिलती जुलती अवधारणाएं हैं उनके 2 प्रकार हैं। पहला है वस्तु कामुकता, दूसरा है विषयीकरण। वस्तु कामुकता क्या है? देखिए, वस्तु कामुकता, वस्तु मतलब कोई सामान और कामुकता का मतलब होता है उस पर आश्रित होना, ठीक है, उसका लत लग जाना, ठीक है, उसके प्यार में पड़ जाना। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि हमें कामुकता पकड़ चुका है किसका? सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का, आईफोन का। तो यही तो है वस्तु कामुकता कि किसी भी चीज़ पर आप क्या हो जाएं? आश्रित हो जाएं। यानी आज के दौर में सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रही है। 10 मिनट बाद जो है आप क्या कर रहे हैं? अपने फ़ोन को चेक कर रहे हैं देखने के लिए किसी का मैसेज आया कि नहीं, हमने जो पोस्ट किया उस पर कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं, किसी ने लाइक किया कि नहीं, किसी ने कमेंट किया कि नहीं। तो यही तो है वस्तु कामुकता, इसे ही कहते हैं वस्तु कामुकता। अब इसको क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है। इंस्टाग्राम के बारे में लिखना है, मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है, इसी से नंबर मिलेगा। बुक के लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो टीचर को समझ में आएगा कि ये बच्चा जो है ना काफ़ी अपडेट है और इसे हर चीज़ों के बारे में जानकारी है, दुनियादारी की इसे समझ है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे लिखना है वस्तु कामुकता में। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं विषयीकरण। देखिए, विषयीकरण का मतलब क्या होता है? विषयीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पर, जिस स्थान में, जिस जगह में, ठीक है, कार्य की वस्तु श्रमिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कार्य जो है ना, ठीक है, वो अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रमिक से। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है मान लीजिए कि सीमेंट बनाती है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री के मालिक अपने स्टाफ को, अपने मजदूर को ये बोलेगा कि देखो भाई मुझे काम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए कि मुझे दिन में 100 बोरी सीमेंट बनाना है और उसे पैक करना है, ठीक है। उसको उसके मजदूर से कोई मतलब नहीं है। मजदूर का किसी का हाथ कट गया उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे क्या चाहिए? मजदूर कोई थक गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई बीमार हो गया, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या बोलेगा कि मुझे वर्क चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे काम चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी काम करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रात में करो, दिन में करो, मुझे हर रोज़ जो है 100 बोरा सीमेंट बनाकर पैक करना है। तो जिस स्थान में कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, जिस जगह पर कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है उनके श्रमिकों से, तो उसे हम लोग कहते हैं विषयीकरण। अब इसके बारे में जो सीमेंट के फैक्ट्री वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको वहाँ पर उसको जो है वो बड़ा चढ़ाकर जो है लिख देना है। आई बात समझ में? मेरा काम है आपको बस समझाना, सार देना, आपको हिंट देना। अब लिखना तो वो आपको पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं नंबर 4, अवसर की समानता क्या है, विस्तार से समझाइए। अवसर का मतलब होता है मौका, चांस। देखिए, जब भी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उस लोकतंत्र में अवसर की समानता हमारे सामने आती है। अवसर की समानता का अर्थ होता है सबको बराबर मौका देना, ठीक है। सबको बराबर क्या देना? मौका देना। अब मान लीजिए भारत की सरकार है, भारत की सरकार जो है वो किसी भी चीज़, किसी भी नौकरी की जब वैकेंसी निकालती है तो सभी वर्गों को बराबर का मौका देती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो किसी विशेष धर्म के लिए निकालती है या सिर्फ हिंदुओं के लिए वैकेंसी निकालती है, नहीं। वो वैकेंसी हिंदू भी भर सकता है, मुस्लिम भी भर सकता है, ईसाई भी भर सकता है, कोई और भी जो धर्म के पंथ के लोग हैं वो भी उस वैकेंसी को भर सकता है, उस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो ये है अवसर की समानता। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में जो है कोई, मान लीजिए कोई अवार्ड मिलने वाला है उसके काम को लेकर कि आपने सबसे अच्छा काम किया, तो अवसर तो सबको दिया गया अच्छा काम करने का, बिना छुट्टी के काम करने का। तो कुछ ही लोग होते हैं जो इस अवार्ड को पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवसर को प्राप्त करते हैं। अवसर सबके लिए था, ठीक है, सबको मौका दिया गया था कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, जो भी अच्छा काम करेगा उन्हें क्या मिलेगा? एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलेगा, यानी सर्वश्रेष्ठ जो है कार्यकर्ता का उन्हें क्या मिलेगा? कर्मचारी का उन्हें पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है अवसर की समानता।
अब मान लीजिए और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग दो भाई हैं, ठीक है। अब आपके पिताजी ने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा और आपके छोटे भाई को पढ़ने के लिए नहीं भेजा, तो फिर ये कि आपका छोटा भाई जो है वो आपके पापा को बोलेगा कि मुझे जो है ना अवसर नहीं दिया गया बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए, तो ये अवसर की समानता बिल्कुल नहीं हुई। वहीं पर अगर आपके पिताजी आपको भी बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और आपके छोटे भाई को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इसे कहते हैं अवसर की समानता। दोनों को अवसर दिया गया, दोनों को चांस दिया गया कि जाओ भाई बाहर पढ़ो, नौकरी लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं अवसर की समानता। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसको याद रखना है और उसको एग्जाम में जाके वहीं पे डिट्टो जो मैंने कहा उसी को लिख देना है भाई, एकदम नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने इग्नू से किया है सब कुछ, ठीक है, तो मुझे पता है नंबर मिलेगा, इसी में नंबर मिलता है। किताबी जो भाषा है ना वो भी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मत समझिए कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है उन्हें समझ में आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप अपने शब्दों में आंसर दें, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप आंसर दें। चलिए अब हम बात करेंगे भाग 2 की, न्याय का अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो भाई न्याय क्या होता है? न्याय, जस्टिस। न्याय मतलब अगर मान लीजिए कि मैं कानून की बात करता हूँ, किसी दो व्यक्ति के ए और बी के बीच में जो है वो मारपीट हाथापाई हो गया, ठीक है। अब ए जो है वो अधिक पैसा वाला है, बी जो है क्या वो गरीब है, ठीक है। तो अब कानून मान लीजिए उस पैसे वाले व्यक्ति के पक्ष में, गलती किसकी है? पैसे वाले की है, ठीक है। उसने उस बी वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारा और बी वाला व्यक्ति कानून के पास गया न्याय मांगने के लिए कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जो है बिना किसी कारण के बेफिजूल में जो है मुझे मारा गया, पीटा गया, ठीक है। अब कानून देखते हैं कि नहीं भाई बी जो है उसके पास बहुत पैसा है, उसका रुतबा बहुत ही अलग है समाज में, तो कानून अगर जो है वो उस बी के पक्ष में फैसला देगा, जबकि कानून जो है वो ए व्यक्ति जो पैसा वाला है उसके खिलाफ माने आवाज़ नहीं उठाएगा और समर्थन किसका करेगा? ए का, और ए ने अपराध किया है, तो यहाँ पे न्याय नहीं हुआ, ये हम कहते हैं ये अन्याय हुआ, ठीक है। वहीं पर कानून क्या करेगी? कानून अगर सब चीज़ को देखेगी, जांच पड़ताल करेगी कि नहीं गलती ए की है, भले ही वो पैसा वाला है, क्या है हम नहीं देखने जाएंगे, गलती ए की है, ए ने उसे बिना किसी कारण के मारा है, पीटा है, तो उस स्थिति में जो है कानून बोलेगी कि नहीं ए को सज़ा मिलना चाहिए। अब ए कोई नेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मंत्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की दृष्टि में न्याय सबके लिए बराबर है, ठीक है, और आपको न्याय का भी अधिकार है। तो अगर कानून जो है वो उस स्थिति को देखते हुए उस अपराधी को सजा देती है तो ये कहलाता है न्याय। आई बात समझ में? ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, और आपको 2 आम दिया गया है और वो 2 आम आपको एक एक करके दोनों को बांटना है, तो ये कहलाता है न्याय। हमने इसको एक दिया, उसको एक दिया, ये न्याय कहलाता है। वहीं पर अगर दोनों ही आम किसी हम एक व्यक्ति को दे देते हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो यहाँ पर ये न्याय नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? अन्याय हो गया। तो आपको न्याय का अधिकार है, आपको न्याय पाने का अधिकार है। आपके खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो आप कानून के पास जा सकते हैं, हम लोग जाते ही हैं भाई। हमारे खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो हम सबसे पहले अपने लोकल थाना में जाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब और 2-3 एग्जाम्पल भी हम न्याय को लेकर ले सकते हैं। कई सारे दोस्तों देखिए इंडिया में क्या है कि बलात्कार की कारों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, रेप के मामले जो काफ़ी बढ़ गए हैं, एसिड अटैक के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। अब मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ, महिला के साथ जो है वो व्यवहार होता है, ठीक है, किसी महिला के साथ गलत व्यवहार होता है, उस महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उस महिला को न्याय पाने का अधिकार है। तो उस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? जब उसके अपराधी को कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी, तब उस महिला को जो है वो न्याय मिलेगा। तो न्याय की अवधारणा दोस्तों यह है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 की बात करें तो टिप्पणी बोलने को कहा गया है। वैश्विक न्याय 20वीं सदी के अंत वाले उदारवादी। तो सबसे पहले हम लोग वैश्विक न्याय को पढ़ेंगे। देखिए वैश्विक न्याय क्या है? जब भी हम न्याय की बात वैश्विक तौर पर करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि भारत जो है, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भारत में ही था, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान के जो हिंदू है वो भारत आ सकते हैं, बांग्लादेश के जो हिंदू है वो भारत आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हिंदू को जो प्राथमिकता देने वाला जो कंट्री है, देश है, वो सिर्फ इंडिया है, और कहीं पर आपको हिंदू देश नेपाल को छोड़ के नहीं मिलेगा, और नेपाल काफ़ी छोटा है तो वो दूसरे देशों के हिंदुओं को अपने पास रख नहीं सकता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार होते हैं, ठीक
ठीक है, उनका धर्म जबरन जो है बदला जाता है वहाँ की सरकार द्वारा। हालांकि वहाँ की जनता काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ की सरकार ठीक नहीं है। आई बात समझ में? भारत से दुश्मनी निकालने के लिए वे वहाँ के हिंदुओं को मारते हैं, पीटते हैं। ठीक, तो अब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं, पाकिस्तान में एक हिंदू की बात करते हैं। ठीक है, तो वो वैश्विक न्याय कहलाता है, यानी न्याय को हम राष्ट्रीय स्तर से बाहर के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अब रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक, भारत का दोस्त कौन है? रशिया, सबसे अच्छा। लेकिन वहाँ पे भारत ने रशिया का फेवर नहीं किया। भारत ने क्या कहा कि आप दोनों जो है वो टेबल में बैठ के अपने जो मामले हैं उसको सुलझा लीजिए। तो ये कहलाता है वैश्विक न्याय। जब न्याय की बात हम वैश्विक स्तर पर करते हैं, विश्व के स्तर पर हम न्याय की बात करते हैं। ठीक है, अब तुर्की में जो है वो क्या आया? भूकंप आ गया। इंडियन गवर्नमेंट जो है तुरंत वहाँ पे अपनी सेना को भेजा, अपने मेडिकल टीम को भेजा, राशन पानी खाद्य सामग्री को भेजा। इसे कहते हैं वैश्विक न्याय। उस देश में आपदा आ चुका है, अगर उसके बाद भी आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठ के रहें तो ये न्याय कहलाएगा क्या? उनको हेल्प की जरूरत है, उनको मदद चाहिए और आपने उनको मदद भेजा, तो यही कहलाता है वैश्विक न्याय। आई बात समझ में? डब्ल्यू फ्राइडमैन के अनुसार प्राकृतिक कानून का इतिहास पूर्ण न्याय की मानव जाति द्वारा की खोज और इसकी विफलता की कहानी है। ग्रीक स्टोइक्स ने स्वीकारा था कि राज्य से परे, राज्य से भी अलग लोगों के साथ हमारा नैतिक संबंध है। यानी देखिए, लोगों की बात करता है, राज्य की बात नहीं करता वैश्विक न्याय। हमें मतलब नहीं है आप किस देश से हैं, हम नहीं देखने जाएंगे आप किस कंट्री के हैं, हम देखेंगे कि आप मानव है कि नहीं। ठीक है, आप मनुष्य है कि नहीं, और आपके साथ अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो आपका हम हेल्प करेंगे। यही तो कहलाता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में न्याय या वैश्विक न्याय। आई बात समझ में? यानी सिंपल ये समझ लीजिए, जब भी हम वैश्विक न्याय की बात करते हैं तो हम किसी राज्य को प्राथमिकता नहीं देते, हम किसी देश की प्राथमिकता नहीं देते, हम उस देश में रहने वाले या उस राज्य में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देते हैं और उनकी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को न्याय मिले। आई बात समझ में? चलिए, 20वीं सदी के अंत में उदारवादी के बारे में देखिए लिखना क्या होगा। सबसे पहले तो आप उदारवाद क्या है और उदारवादी कौन लोग होते हैं उसके बारे में डेफिनेशन दीजिएगा। उदारवादी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका। तो उदारवाद क्या होता है? वैसे लोग जो उदार सोच रखते हैं, सबके लिए समानता का भाव रखते हैं, वे सोचते हैं कि जो है जमाना जब आगे बढ़ रहा है, युग जो है वो आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो उस हिसाब से परिस्थितियों को और परंपराओं को बदल देना चाहिए। ये उदारवादियों का सोच है। ठीक है, मैंने रूढ़िवादी के सोच से बिल्कुल डिफरेंट होता है उदारवादी। रूढ़िवादी क्या सोचते हैं कि परंपराओं में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे उदारवादी क्या सोचते हैं कि परंपराओं में चेंजेस होने चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा युग आधुनिक होता गया, लिबरलिज्म यानी जो उदारवाद है वो भी आगे बढ़ता गया। तो 20वीं सदी के अंत, तो 20वीं सदी का अंत कौन सा होगा? जो 19वीं का लास्ट वाला जो होगा, तो उसमें उदारवाद काफ़ी बढ़ गया और लोग जो है काफ़ी अत्याधुनिक होते चले गए। तो इसके बारे में आपको जो है 2 शब्द लिखना होगा। चलिए, अब नंबर 7 की बात करें, अधिकारों का अर्थ क्या होता है? अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वो चीज़ें जो करने के लिए आपको दिए जाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी घूमने जाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, फिल्म देखने का अधिकार। तो ऐसे भी अधिकार हैं जो आपको दिए जाते हैं। कुछ अधिकार जो है वो आपको दिए जाते हैं और कुछ अधिकार आपको प्रकृति से मिलता है। अधिकार 3 तरह के होते हैं। पहला अधिकार होता है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा होता है कानूनी अधिकार, तीसरा होता है नैतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो किसी बच्चे को जन्म के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, नैतिक अधिकार वे होते हैं जो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, जो आपको कोई देता नहीं। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार जो होता है वो कानून या संविधान या कोई देश आपको देता है। जैसे कि मान लीजिए वोट देने का अधिकार ये आपको आपके देश ने दिया है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार ये आपको आपके देश ने दिया है। ठीक है, अगर आपका कोई अपमान करे तो आपको कानून के पास जाने का अधिकार ये कानून ने कहा है, लॉ बनाया है, मानहानि का आप केस कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। तो ये हो गया अधिकार का अर्थ। अब बात है अधिकार और दायित्व के बीच क्या संबंध है। देखिए, अधिकार और दायित्व के बीच में क्या संबंध है? अधिकार और दायित्व के बीच में बस इतना ही संबंध है कि तब तक आप किसी पर अधिकार नहीं जता सकते जब तक आप अपने दायित्व का पालन नहीं कर लेते। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, आप अपने वाइफ पर तब तक अधिकार नहीं जमा सकते जब तक आप उनके दायित्वों का निर्वहन नहीं कर लेते। आई बात समझ में? अब घर में आप दाल चावल नहीं ला रहे हैं, घर के राशन नहीं ला रहे हैं, घर वालों का देखभाल नहीं कर रहे हैं और ऊपर से अधिकार जमा रहे हैं अपने घर पे, तो वो गलत बात है।
अधिकार आपको जमाना है तो उससे पहले आप अपने दायित्वों का निर्वहन करो। आप एक अच्छा पति बन के दिखाओ, आप एक अच्छा बेटा बन के दिखाओ, अच्छा भाई बन के दिखाओ, अच्छा दामाद बन के दिखाओ। जब आप ये सभी अच्छा बन के दिखाओगे तभी आप किसी पर अधिकार कर पाएंगे। यही है अधिकार और दायित्व के बीच संबंध, और इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, नारीवादी कानून को कैसे देखते हैं। देखिए नारीवादी क्या होता है। नारीवादी यानी नारियों के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ जो भी अत्याचार होता है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं जो लोग कि नहीं, नारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नारियों को भी सम्मान पाने का अधिकार है, नारियों को भी संपत्ति रखने का अधिकार है, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। आई बात समझ में। तो नारीवादी कानून वैसे कानून जो नारियों को प्रोत्साहित करते हैं, वैसे कानून जो ये कहते हैं कि नारियों को भी हक मिलना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। अब हम 3 तलाक की बात करते हैं। मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल को पास किया, यानी ये जो मोबाइल फ़ोन पर जो तलाक 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 लोग लिख कर देते थे, आई बात समझ में, दीवार पे लिख दिया तलाक तलाक तलाक, रोटी कच्ची बन गई, रोटी जल गया, लिख दिया तलाक तलाक तलाक। तो उस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं, आप जो सरकार जो एक बिल लाई, उस बिल के मद्देनजर उस बिल में यह कहा गया कि अब आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते हैं। यानी अगर आप आप 3 बार तलाक बोल देंगे तो इससे तलाक नहीं मिल जाएगा। आपको तलाक लेना है तो आपको कानूनी रूप से जो है तलाक लेना पड़ेगा। तो ये सभी जो कानून जो नारियों के लिए बनते हैं, उनके सुरक्षा के लिए बनते हैं, उनके हितों के लिए बनते हैं, उन्हें कहते हैं नारीवादी कानून। आई बात समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका आंसर कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन आंसर हमारा था, यह था बीपीएससी 103 का दिसंबर 2020 के सेशन में। ये सभी सवाल जो है पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूर्ण रूप से जो है समझ में आया हो। जितना भी आपको समझ में आया हो उस चीज़ को आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है पढ़ने का आपका, अभी तक अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज नहीं किए हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परचेज कर सकते हैं। एग्जाम से 2 घंटे पहले बस आपको उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है और जाकर लिख देना है। 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपको इसी नोट से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।